हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। सो दिस इज़ पार्ट फर्स्ट ऑफ क्लास 11th अकाउंटेंसी एंड चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ बेसिक अकाउंटिंग टर्म। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हाफ ऑफ द बेसिक टर्म्स को, और इसके बाद आपको मिलेगा पार्ट 2 जिसमें कि इसके आगे के अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। Like a Hellcat. So let's start with the list of those terms which we are going to discuss in this video. Account, debit, credit, goods, assets and its types, liabilities and its types, capital, drawing, expense, revenue, इनकम, प्रॉफिट, लॉस एंड गेन। तो ये सारे टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगले पार्ट में पार्ट 2 में इसके अलावा जो अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सबका डिस्कशन। तो पहला है अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। तो इस एक्सप्लेनेशन में हम 3 टर्म्स को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। एन अकाउंट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस relating to a particular person or item. In accounting, we keep a separate record of each individual assets or liabilities, expense or income. तो क्या होता है कि अकाउंटेंसी जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो हर एक इंडिविजुअल, यानी जैसे कुछ पर्सन्स के नाम राम, श्याम, मोहन, गोपाल, हरि, ये सब हो गए, तो इन सभी के सेपरेट अकाउंट बनते हैं। एसेट्स, अब एसेट्स मतलब जैसे कि कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स है, मशीनरी है, इन सभी के अकाउंट्स अलग अलग। देन लाइबिलिटीज़ जैसे कि क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ऐसे ही मैनी एक्सपेंसेस जो हमारे होते हैं लाइक कमीशन पेड है, रेंट पेड है, सैलरीज है, वेजेस है, या फिर इनकम जो हम रिसीव करते हैं, इन सभी का अलग अलग अकाउंट क्रिएट किया जाता है और उसी को हम बेसिकली अकाउंट्स कहते हैं। उसी प्लेस को हम बेसिकली अकाउंट्स कहते हैं। द प्लेस where such a record is maintaining is termed as account. In other words, an account is a T-shape format. T-shape का एक फॉर्मेट है जो आपको अगले ही स्लाइड में दिखाऊंगा, वो बनाया जाता है, which is drawn to record the business transactions which has 2 sides. The left hand side is termed as debit side and the right hand side is termed as credit side. जैसा आप देख रहे हैं कि इस पूरे एक्सप्लेनेशन में अकाउंट की मीनिंग भी आ गई, डेबिट की भी मीनिंग आ गई और साथ ही साथ क्रेडिट की भी मीनिंग आ गई। क्रेडिट और डेबिट की मीनिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अक्सर बच्चे कंफ्यूज होकर गलत जवाब दे देते हैं। डेबिट का मतलब ओनली है आपके लेफ्ट हैंड साइड से और क्रेडिट का मतलब है सिर्फ राइट हैंड साइड से, जो कि किसी टी शेप फॉर्मेट का होता है। तो आइए वो फॉर्मेट भी देख लेते हैं। ये है एक जनरल टी शेप फॉर्मेट जो कि हमारे अकाउंटेंसी में हमेशा बनाया जाता है, जिसको हम लेजर या अकाउंट्स कहते हैं। तो देख सकते हो आप लेफ्ट हैंड साइड आपका जिसको कि हम टर्म देते हैं डेबिट का, और राइट हैंड साइड आपका जिसको हम कहते हैं क्रेडिट। सो लेट्स हैव द नेक्स्ट टर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन, गुड्स। गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड इन द बिजनेस फॉर रीसेल। तो वो सभी चीज़ें जो बिज़नेस में खरीदी जाती हैं रीसेल के लिए, और विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स विच आर ऑल्सो मेंट टू बी सोल्ड। तो कह रहे हैं कि या तो हम गुड्स को खरीदते हैं बेचने के लिए, या फिर उसको खरीदते हैं ताकि हम प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ कर सकें, जैसे कि रॉ मटेरियल्स, एंड देन उससे जो फिनिश्ड गुड्स तैयार होता है उसको बेचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन एट्सेट्रा विल बी टर्म्ड एज गुड्स फॉर एन इलेक्ट्रिकल शॉप। तो देखिए ध्यान रखने वाली बात, इलेक्ट्रिकल शॉप्स के लिए टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन एट्सेट्रा ये सब चीज़ें हमारे गुड्स हैं। लेकिन अगर हम कह दें कॉपी, या फिर कहते हैं बुक्स या अदर स्टेशनरी आइटम्स, ये सब इलेक्ट्रिकल शॉप के लिए गुड्स नहीं हो सकते हैं। गुड्स सिर्फ वही होगा आप जिस चीज़ का बिजनेस करते हो, जिस लाइन ऑफ प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं, उसी प्रोडक्ट को आप गुड्स कहते हैं। तो यानी अगर हम एग्जांपल में स्टेशनरी शॉप की बात करेंगे तो उसके लिए गुड्स ये नहीं होंगे। उसके लिए गुड्स का मतलब होगा पेन, पेंसिल, इरेजर, बुक्स, कॉपी एट्सेट्रा। ठीक है। देन गुड्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बाय यूजिंग द फॉलोइंग ऑफ द 4 नेम्स। कभी भी अपने अकाउंटिंग में हम गुड्स को गुड्स के नाम से रिकॉर्ड नहीं करते हैं, यानी ये जो गुड्स है ना, गुड्स नाम का अकाउंट हमारे रिकॉर्डिंग में कभी भी नहीं आता, उसको बल्कि हम 4 नाम से रिकॉर्ड करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। द फर्स्ट वन इज परचेज। जब आप गुड्स परचेज करते हो, यानी वेन एवर गुड्स आर परचेज आइदर ऑन कैश और ऑन क्रेडिट, इट विल बी टर्म्ड एज परचेज अकाउंट।
नेक्स्ट आता है आपका सेल्स अकाउंट. ये कब यूज़ करते हैं? व्हेन गुड्स आर सोल्ड. अगेन either it is on cash or on credit, it will be termed as sales account, लेकिन goods होना चाहिए. Then next आता है purchase return. When goods are purchased and returned to the supplier, जब आप goods खरीद के लाते हैं and return कर देते हैं अपने suppliers को जिसे खरीद के लाए थे, अगर वो defective हो या as per specimen ना हो sample जो आपने दिया होता है तो उसको हम return कर देते हैं. That is called purchase return. नेक्स्ट आता है उसका अपोजिट सेल्स रिटर्न, कि जब आपका कस्टमर आपको गुड्स वापस कर देता है, जब अकॉर्डिंग टू सैंपल या फिर कुछ डैमेज हो तो वो आपको रिटर्न कर देता है, तो दैट इज टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न. तो याद रखना है आपको, जब भी अकाउंट्स में हम कभी भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे गुड्स से रिलेटेड तो कभी भी आप गुड्स वर्ड को यूज़ नहीं करोगे. ठीक है, किसको करोगे? परचेज को, सेल्स को, परचेज रिटर्न या तो सेल्स रिटर्न. एंड डिपेंडिंग अपॉन ऑल दिस मीनिंग, जब आपको ऐसे ऐसे मीनिंग दिखेंगे तो अकॉर्डिंगली आप परचेज सेल्स या परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न को यूज़ करेंगे. नेक्स्ट टर्म है आपका एसेट्स. बहुत ही कॉमन वर्ड और काफ़ी वास्ट वर्ड है. एनीथिंग which is in the possession or is the property of a business enterprise is called an asset. जो किसी बिजनेस का एक प्रॉपर्टी होता है उसी को हम कहते हैं बिजनेस के एसेट्स. इन अदर वर्ड्स, anything which will enable a business enterprise to get cash or benefit in future is an assets. तो किसी भी बिजनेस के लिए जो चीज़ जो उसे बिजनेस को कैश जनरेट कराने में हेल्पफुल हो या फिर फ्यूचर में बेनिफिट्स दिलाने के लायक हो उसी को हम कहते हैं एसेट्स. तो जिसके एग्जांपल्स हैं कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, स्टॉक यानी गुड्स, जो गुड्स हमारे पास रह जाता है जिसको हम बेच नहीं पाते हैं साल के अंत में, दैट इज टर्म्ड एज स्टॉक. फर्नीचर, मशीनरी एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा. और भी बहुत सारे ऐसे एसेट्स हैं जिसको हम लिस्ट में नहीं रखे हैं फिलहाल, लेकिन है. देन आइए डेफिनेशन भी देख लेते हैं. तो एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस which are acquired at a measurable money cost. स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, मनी की स्पेलिंग आप सभी जानते हैं क्या है. ठीक है, तो मेजरेबल मनी कॉस्ट पर जिसको खरीदा जाता है. और ये डेफिनेशन किसने दिया है? तो ये दिया है प्रोफेसर R.N. एंथनी ने. नाउ लेट्स हैव द नेक्स्ट टर्म और वो है टाइप्स ऑफ एसेट्स. तो एसेट जैसे हमने कहा उसकी मीनिंग काफ़ी वास्ट है क्योंकि उसके टाइप्स भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं. तो वो है शॉर्ट टर्म एसेट्स या फिर करंट एसेट्स, देन लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिर नॉन करंट एसेट्स, tangible assets, then intangible assets, and last one fictitious or nominal assets. So these are the various types of assets which you have to go through in your syllabus. Now one by one हम सबकी मीनिंग डिस्कस करने वाले हैं with example. Short term assets. Current assets, जो कि इसका अदर नेम है, are those assets which are meant for sale or which the management would want to convert into cash within 1 year. तो कह रहे हैं ये करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि होते हैं हमारे पास सेल्स के पर्पज से या फिर जिसको मैनेजमेंट चाहता है कि कन्वर्ट कर दिया जाए कैश में 1 साल के अंदर ही, जिसके एग्जांपल्स हैं कैश इन हैंड, डेटर्स, स्टॉक एक्सेट्रा. देन आते हैं दूसरे एसेट्स यानी नॉन करंट एसेट्स की तरफ. नॉन करंट एसेट्स refers to those assets which are held for continued use in the business for the purpose of producing goods and services. तो goods and services को प्रोड्यूस करने के लिए जैसे मशीनरी का इस्तेमाल होता है रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको हम कहेंगे नॉन करंट एसेट्स या फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स. एंड दीज आर नॉट मेंट फॉर सेल. ये भी ध्यान रखना है, फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं यानी नॉन करंट एसेट्स ये सेल के लिए नहीं खरीदे जाते हैं. दीज आर हेल्ड फॉर द बिजनेस फॉर मोर देन 1 year. नाउ इससे एग्जाम्पल जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग्स है, फर्नीचर फिटिंग्स है एक्सेट्रा. एंड देन अगेन दीज नॉन करंट एसेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स और वही है टेंजिबल एसेट्स और दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट्स. तो अब हम पहले पढ़ेंगे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स क्या है. तो टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन और टच्ड और वी कैन से दैट विच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस such as land and building, plant and machinery, computers, furniture and fittings, etc. तो टेंजिबल एसेट्स में आपको वो फिक्स्ड एसेट्स, वो नॉन करंट एसेट्स लेने हैं जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो या फिर जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है. ऐसे ही इसका अपोजिट लेते हैं इनटेंजिबल एसेट्स. तो इनटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस. सबसे खास बात ऑलरेडी आप समझते हो, जैसे आपके कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते हैं, जो हमें दिखते नहीं हैं, वैसे ही हमारे बिजनेस में कुछ ऐसे भी एसेट्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस जिनका नहीं होता है, उसी को हम कहते हैं इनटेंजिबल एसेट्स. तो जिसके एग्जाम्पल्स हैं गुडविल,
पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एट्सेट्रा। तो ये सब हमारे क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स। और ध्यान से देखिए, नॉन करंट एसेट्स के ही अंदर आता है टेंजिबल भी और इंटेंजिबल भी। तो ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ एसेट्स। एंड देन लास्ट टाइप ऑफ एसेट्स इज फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। दीज आर द एसेट्स विच कैन नॉट बी रियलाइज इन कैश, जिसको कभी भी आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, और नो फर्दर बेनिफिट कैन बी डिराइव फ्रॉम दीज एसेट्स। In other words, fictitious assets are those assets which are neither tangible nor intangible। यानी एक तरह से कहा जाए तो इसको हम नकली एसेट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, फिक्टिशियस वर्ड जैसा होता है वही बिल्कुल मीनिंग है नकली एसेट्स। These assets include debit balance of profit and loss account and expenditure not written off such as advertisement expenses etc। Now अब हम बात करेंगे लाइबिलिटीज की एंड इट्स के टाइप्स की। तो देखिए क्या है मीनिंग इसकी। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू द आउटसाइडर। ओज का मतलब क्या होता है, पेबल। मतलब ये वो अमाउंट है जिसको कि फर्म किसे पे करेगी, बाहर के लोगों को, उसको हम कहते हैं लाइबिलिटी। और जिसके एग्जांपल्स हैं, अमाउंट पेबल टू द क्रेडिटर्स, मतलब जिससे आप गुड्स खरीद के लाते हैं सप्लायर्स उधार में, उसको हम अमाउंट पे नहीं कर पाए हैं तो दैट अमाउंट इज क्रेडिटर्स। देन अमाउंट ड्यू टू द बैंक एज अ लोन, आपने बैंक से लोन ले रखा है बट अभी तक रीपे नहीं किया है, दैट विल बी टर्म्ड एज योर लाइबिलिटी। देन सैलरी अनपेड टू द ऑफिस स्टाफ, आपने ऑफिस स्टाफ को किसी मंथ का सैलरी पेड ना किया हो, रिमेन अनपेड, दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी। देन रेंट पेबल टू द लैंडलॉर्ड, रेंट आपके जो लैंडलॉर्ड है उसको आपको पे करना था बट आपने अब तक पेड नहीं किया है, दैट इज अगेन टर्म्ड एज अ लाइबिलिटी एट्सेट्रा। Then liability is further divided into the various categories, and जिसको कि हमने कैटेगरी में इस तरह से रखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विद द फर्म। तो पहला टाइप हमारा जो लाइबिलिटी का होगा वो रिलेशनशिप के बेस पर होगा, जिसमें दो टाइप आप देख सकते हैं, इंटरनल लाइबिलिटीज़ एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। यानी आपके बिजनेस से जो इंटरनली रिलेटेड या कनेक्टेड होगा वो इंटरनल लाइबिलिटीज़ के कैटेगरी में आएगा, और जो आउटसाइडर्स के लिए होगा वो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ में आएगा। एंड दूसरा बेसिस है आपका ड्यूरेशन, टाइम बेसिस। तो उसके बेसिस पर दो तरह के लाइबिलिटीज़ हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ या नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़, और दूसरा आता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ या फिर नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। अब इन चारों की मीनिंग वन बाय वन हम देखेंगे। तो पहला आता है इंटरनल लाइबिलिटीज़। ऑल अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू द प्रोपराइटर, जिसका मतलब कौन, ओनर, आर द इंटरनल लाइबिलिटीज सच एज द कैपिटल एंड द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स। तो कैपिटल एक इंटरनल लाइबिलिटीज़ है, एज वेल एज प्रॉफिट एंड रिजर्व बैलेंसेज भी हमारे इंटरनल लाइबिलिटीज़ के ही कैटेगरी में आते हैं। देन कम्स टू एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। ऑल अमाउंट which a business entity has to pay to the outsiders as known as external liabilities such as creditors, bank overdraft, bills payable, bank loan etc। तो ये सब वो अमाउंट है जो कि हमें चुकाने बाकी हैं, देने बाकी हैं, पे करने बाकी हैं, बट किसको, बाहर के लोगों को, दैट इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज यानी कि करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटी रेफर्स टू दोज लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेड इन नियर फ्यूचर, नॉर्मली विद इन 1 ईयर। तो आने वाले 1 साल के अंतराल में जो लाइबिलिटीज आपको पे करनी ही पड़ती है वही कहलाता है आपका करंट लाइबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट्सेट्रा। एंड देन इसी का अपोजिट है आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो दिस रेफर्स टू दोज लाइबिलिटीज विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इन रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड। तो करंट लाइबिलिटीज के मुकाबले काफ़ी लंबे समय के बाद पे करना पड़ता है, नॉर्मली आफ्टर मोर देन 1 ईयर। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन्स, डिवेंचर्स एट्सेट्रा। नाउ आते हैं नेक्स्ट टर्म कैपिटल की तरफ। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर, जिसको कि ओनर कहते हो आप, इन द बिजनेस एंटरप्राइज। अमाउंट में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स। तो जो आप प्रोपराइटर हैं, आप ओनर है बिजनेस के, आप बिजनेस में पैसे लगाते हैं, जनरली हम यही कहते हैं। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना बिजनेस में सिर्फ आप पैसे लगाते हो, पैसे के अलावा गुड्स भी लगाते हो जिसमें बिजनेस डील करना है, और कुछ अदर एसेट्स जो यूज़ के लिए होते हैं उसको भी इन्वेस्ट करते हैं। तो उन सभी का टोटल जो आएगा दैट विल बी टर्म्ड एज कैपिटल। इट इज़ एन इंटरनल लाइबिलिटीज फॉर द बिजनेस, जो हमने अभी ऑलरेडी एग्जाम्पल में पढ़ा था। नाउ नेक्स्ट टर्म है आपका ड्राइंग। तो ये ड्राइंग वो नहीं जो आप आर्ट के लिए, स्केचिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये दूसरा ड्राइंग है जो अकाउंटेंसी से काफ़ी अलग है। इट रिफर्स टू द विड्रॉल बाय द प्रोपराइटर फ्रॉम बिजनेस फंड्स। बिजनेस के पैसों को विड्रॉ करना, किसने विड्रॉ करना, प्रोपराइटर को। देन एसेट्स एंड गुड्स। तो या तो आप बिजनेस के एसेट्स को, बिजनेस के गुड्स को या बिजनेस के फंड्स को यूज़ करते हो फॉर पर्सनल पर्पस। तो जो बिजनेस का ओनर है, प्रोपराइटर है, वो बिजनेस के कैश को, बिजनेस के एसेट्स को या बिजनेस के गुड्स को अपने घर पे यूज़ करने के लिए विड्रू कर लेता है, तो दैट विल बी टर्म्ड एज ड्राइंग। एंड फॉर एग्जांपल प्रोपराइटर
of a business withdrew cash from office to celebrate birthday party at his home. तो डेफिनेटली बर्थडे पार्टी हमारा एक पर्सनल एक्सपेंस है, पर्सनल अफेयर्स हैं जिसका बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, बट उसके लिए जो एक्सपेंसेस होगा उसके लिए वो कैश बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है, तो दैट विल बी टर्म्ड एज हिज ड्राइंग्स. नेक्स्ट आता है आपका एक्सपेंस. एक्सपेंस इज द कॉस्ट incurred in producing and selling the goods and services. तो जिस भी गुड्स या सर्विसेज के आप प्रोड्यूसर हैं उसको प्रोड्यूस करने में और उसको बेचने के लिए जिस कॉस्ट को आप incurred करते हैं दैट इज नोन एज द एक्सपेंसेस. इन अदर वर्ड्स ऑफ फिली एंड मिलर, तो एक तरह से आपके सामने डेफिनेशन है, एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ थिंग्स और सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू. तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जिस भी चीज़ का आप इस्तेमाल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए वही कहलाता है आपका कॉस्ट ऑफ द गुड्स, यानी कि एक तरह से एक्सपेंस. देन इट मे इंक्लूड कैश पेमेंट सच एज सैलरी, वेजेस, रेंट एट्सेट्रा. तो आप जो सैलरी देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, वेजेस देते हैं लेबरर्स को, रेंट देते हैं लैंडलॉर्ड को, इन सब को भी हम एक्सपेंस की कैटेगरी में रखते हैं. देन राइटिंग ऑफ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दैट इज डेप्रिशिएशन. तो डेप्रिशिएशन मतलब रेगुलर यूज से जो एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है उसको हम डेप्रिशिएशन कहते हैं. दैट इज ऑल्सो नोन एज एन एक्सपेंस. एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नो डाउट सेलिंग एक्सपेंसेस के तौर पर जो गुड्स आप बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, तो दैट विल बी टर्म्ड एज एक्सपेंसेस. नेक्स्ट आता है आपका रेवेन्यू. रेवेन्यू इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स. तो आप अगर गुड्स के सेलर हैं तो जो गुड्स को बेचकर आपको रिटर्न्स में कैश मिल रहा है या फिर अमाउंट मिल रहा है दैट इज नोन एज रेवेन्यू. या फिर आप सर्विस प्रोवाइडर, तो सर्विस के बदले जितना आपको मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू. लेकिन अक्सर बच्चे रेवेन्यू में कंफ्यूज रहते हैं और गलत मीनिंग को ले चलते हैं, तो इसके लिए आपको वीडियो में काफ़ी सारे और मीनिंग मिलने वाले हैं जो आपको एग्जैक्ट क्लियर कर देगा कि रेवेन्यू क्या है और बाकी चीज़ें क्या हैं. Revenue is related with the day-to-day affairs of the business and should also be regular in nature. तो हमारे day-to-day activities से related जो business income generate होता है उसको revenue कहते हैं and ये हमारे regular nature का होता है. नाउ काफ़ी सिमिलर टर्म एक आता है इनकम, जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो लिखा है इनकम इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू. तो सबसे पहली बात आप तो यही दिमाग में रख लो, रेवेन्यू जो अभी हमने पढ़ा वो अलग है, इनकम अलग है. अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू. तो जो गुड्स बेचकर आपको पैसे मिलते हैं वो तो रेवेन्यू है. एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंस. और जिस गुड्स को आप बेच रहे हैं उसका प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसका एक्वायरिंग कॉस्ट जो होगा वो आपका क्या कहलाता है, एक्सपेंस. और सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज कॉल्ड इनकम. तो आपका एक टर्म हो गया रेवेन्यू, ठीक है, और दूसरा टर्म हो गया आपका कॉस्ट यानी कि एक्सपेंस. जब आपका रेवेन्यू एक्सीड करता है एक्सपेंस से तो आप इनकम कहेंगे, और जब उल्टा केस हो जाएगा तो आप उसको लॉस कहोगे. देखो एग्जाम्पल है, द गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 2 लाख आर सोल्ड फॉर रुपीज़ 2,80,000. तो गुड्स जिसकी कॉस्ट यानी जिसको आपने खरीदा या बनाया 2 लाख में, उसको आप बेच रहे हो कितने में, 2,80,000 में. तो इसमें से 2,80,000 क्या है आपके लिए, रेवेन्यू है. द सेल अमाउंट ऑफ द गुड्स दैट इज रुपीज़ 2,80,000 इज द रेवेन्यू. ये इनकम नहीं है. और जो कॉस्ट जितने में आपने उसको खरीदा या बनाया दैट इज 2 लाख, वो 2 लाख क्या है आपके लिए, एक्सपेंसेस है. तो इनमें से इनकम फिर क्या है, तो इनकम ना 2,80,000 है ना ही 2 लाख है. इनकम क्या है, 2,80,000 में आपने बेचा गुड्स को और 2 लाख में उस गुड्स को खरीदा था या फिर बनाया था. तो जो डिफरेंस आपने अर्न किया यानी 80,000, इट विल बी टर्म्ड एज योर इनकम. तो लिखा है वही डिफरेंस बिटवीन द टू दैट इज रुपीज़ 80,000 इज इनकम. तो इससे आपके सामने एक फॉर्मूला भी बन जाता है इनकम के लिए कि इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस. नाउ नेक्स्ट टर्म एक और कंफ्यूजन करने वाला टर्म, प्रॉफिट. It is the excess of total revenue over total expenses of a business enterprise of an accounting period. तो accounting period जैसे कि हम कह रहे हैं April 1st 2020, यहाँ से स्टार्ट करके जो एंडिंग डेट होगा साल का दैट इज March 31st 2021. तो इस पूरे एक साल में बिजनेस ने कितना रेवेन्यू अर्न किया और कितना बिजनेस ने एक्सपेंस किया, उसका जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी नोन एज योर प्रॉफिट. तो एक ड्यूरेशन बेस्ड है. नेक्स्ट एक और टर्म जिसको बच्चे अक्सर प्रॉफिट और गेन को एक ही मान लेते हैं बट ऐसा नहीं है. इट इज़ मॉनिटरी बेनिफिट और प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट और ट्रांजैक्शंस विच आर इंसिडेंटल. यानी कि ऐसा नहीं कि जो डे टू डे होता है, इंसिडेंटल अचानक होता है, कभी कभी होता है. टू अ बिजनेस सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स एसेट्स को बेचा आपने, उसमें आपको फ़ायदा मिला तो वो गेन होगा.
विनिंग अ कोर्ट केस, आप कोर्ट केस जीतते हो तो आपको उसमें जो अमाउंट एज कंपनसेशन मिलता है दैट विल ऑल्सो बी टर्म्ड एज योर गेन। तो ये फ़र्क है, 3-4 वर्ड्स आपके सामने आ गए, रेवेन्यू, प्रॉफिट, इनकम और गेन। नाउ नेक्स्ट टर्म इज लॉस। द टर्म लॉस कन्वेज 2 डिफरेंट मीनिंग। तो लॉस के एक नहीं 2 मीनिंग होते हैं। पहली मीनिंग, इट कन्वेज द रिजल्ट ऑफ बिजनेस फॉर अ पीरियड व्हेन टोटल एक्सपेंस एक्सीड्स द टोटल रेवेन्यू। किसी एक ड्यूरेशन में जब आपका टोटल एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है आपके टोटल इनकम से, तो आप कहते हो उसको एक्सपेंस। ठीक है, सॉरी, टोटल रेवेन्यू से जब ज़्यादा होता है तो उसको कहते हैं एक्सपेंस। यानी इस केस में आपका टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस एक्सीड करता है किससे, आपके टोटल रेवेन्यू से, तो आप कहते हो कि आपको लॉस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ रेवेन्यू ऑफ आर रुपीज़ 3 लाख एंड द एक्सपेंसेस आर रुपीज़ 3,50,000, तो आपने रेवेन्यू अर्न किया 3 लाख, यानी गुड्स को बेचा 3 लाख मिला, लेकिन आपने उसके लिए खर्चा किया था 3.5 लाख रुपए, तो आपका जो लॉस होगा, लॉस विल बी रुपीज़ 50,000। सेकेंड, तो एक मीनिंग तो आगे लॉस की, दूसरी मीनिंग क्या है देखिए, इट रिफर्स टू सम फैक्ट और एक्टिविटी अगेंस्ट विच द फर्म रिसीव्स नो बेनिफिट। आप ऐसा कोई काम करिए और आपके उसके बदले कुछ भी ना मिले तो दैट विल बी टर्म्ड एज लॉस, लाइक लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट एटसेट्रा। तो ये थे आज के इस वीडियो के कुछ बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि नियरली हाफ ऑफ द चैप्टर्स थे इसमें, और नेक्स्ट पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे कुछ और अकाउंटिंग टर्म्स, और जिसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं अपने न्यूमेरिकल का क्लास 11 अकाउंटेंसी में। तो इन सभी के लिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर अब तक ना किया हो, और साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।